हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो हम लोग टॉट में लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था बताइए। रेस इप्सा लिक्वेटर थिंग्स स्पीक इटसेल्फ। चलिए, तो आज नेग्लिजेंस में ही हम लोग दूसरा टॉपिक नेग्लिजेंस हम लोग के दो चीजें और रह गई हैं। क्या क्या? एक तो जो अभी पढ़ेंगे रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस, दूसरा कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। ठीक है, चलिए। डॉक्ट्राइन ऑफ रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस। क्या होता है? डैमेज, रिमोटनेस ऑफ डैमेज है, डैमेजेस नहीं है। ठीक है, क्या होता है देखिए। एक बात बताइए आप कि अगर क्या रॉन्ग डूअर अपने रॉन्गफुल एक्ट के लिए कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस हो, सबके लिए लायबल होगा क्या? बताइए। अब ऐसा मानिए, कभी कभार ऐसा होना होता है कि कोई एक रॉन्गफुल एक्ट किया, उसका कुछ कॉन्सिक्वेंस हुआ, उस कॉन्सिक्वेंस का कुछ कॉन्सिक्वेंस हुआ, तो क्या जितना भी बड़ा, कभी कभार क्या होता है ये एंडलेस हो जाता है। एक नुकसान से दूसरा नुकसान, दूसरे से तीसरा। तो क्या वो रॉन्ग डूअर जो है वो अपने एक रॉन्गफुल एक्ट की वजह से जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं, तो क्या वो सबके लिए लायबल होगा? बताइए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो उसके पार्ट पे इनजस्टिस हो जाएगा ना कि भाई जिस जिस चीज को हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, वो सारी चीजों के लिए वो लायबल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो यही बात करता है रिमोटनेस ऑफ डैमेज कि डैमेज के कहां तक, किस कॉन्सिक्वेंस तक, क्या कॉन्सिक्वेंस के भी कॉन्सिक्वेंसेस के लिए लायबल होंगे? नहीं होंगे। चलिए, तो कैसे होंगे और कैसे नहीं होंगे, आप एक एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए एक साइकिल वाला साइकिल से जा रहा है, ठीक। एक पैदल चल के आ रहा था, उसने उसको हिट किया। एक साइकिल वाला साइकिल जा रहा है, एक पैदल चल के आ रहा था, उसने उसको हिट किया। तो उस पैदल चलने वाले को हिट करने से क्या हुआ? उसकी जेब में एक बम रखा हुआ था, ठीक है। वो बम क्या होता है? फूट जाता है। वो बम फूटने से, और वहां पे 4-6 लोग होते हैं, वो मर जाते हैं। अब उस बम के फूटने से एक पास में बिल्डिंग होती है, उसमें आग लग जाती है, जिसमें वहां पर भी 4-6 लोग मर जाते हैं। तो बताइए, इस सब के लिए कौन लायबल था? वो साइकिल वाला जिसने उस पैदल आदमी को ठोक दिया। अरे नहीं भाई, इन सारे कॉन्सिक्वेंसेस के लिए वो लायबल नहीं हो सकता। क्यों? अरे उससे थोड़े पता था कि एक छोटी सी साइकिल की टक्कर से बम ब्लास्ट हो जाएगा, या जो पैदल चल रहा है वो जेब में बम लेके घूम रहा है, उसे थोड़े पता था। बस ये बोलता है कि कब वो रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस के लिए लायबल होगा, रिमोटनेस ऑफ डैमेज के लिए, और कब लायबल नहीं होगा। पूरा कॉन्सेप्ट इसी पे बेस्ड है ये। ठीक है, चलिए। अब दो चीजें होती हैं, आप इससे क्या क्या समझे। अगर टू रिमोट है तो फिर वो नॉट लायबल। कौन? रॉन्ग डूअर, ऑब्वियसली। ठीक। दूसरा, टू रिमोट तो है बट प्रॉक्सिमेट, कि अंदाजा लगाया सकता है कि भाई ऐसा हो सकता था। ठीक है, टू रिमोट है बट प्रॉक्सिमेट है, तो ये लायबल होगा। होगा कि नहीं होगा? चलिए, अब ये क्या है, एक केस का नाम लिखते हैं, फिर आपको बताते हैं ये क्या है। केस का नाम है स्कॉट वर्सेस शीफर्ड, SHEP और SHEPHERD। अरे भाई, स्पेलिंग सही रखनी पड़ती है केसेस की। अगर स्पेलिंग ही गलत लिखेंगे तो ऑब्जेक्टिव में पहचान कैसे पाएंगे किस केस की हम लोग को याद किया था। चलिए, इसमें क्या होता है, मान लीजिए इस केस के फैक्ट में क्या होता है, एक आदमी एक जलती हुई रॉड या जलता हुआ पटाखा जो है वो भीड़ में फेंक देता है। ठीक है, एक आदमी जलता हुआ पटाखा एक भीड़ में फेंक देता है। अब वो बी के पास, जो उस भीड़ में खड़ा होता है उसके पास गिरता है, वो उसे उठा के सी के पास फेंक देता है। अबे भाई, हर कोई यही करेगा। वो सी के पास, सी डी के पास, लास्ट में वो जेड के पास गिरता है जाके, और जेड इंजर्ड हो जाता है। ठीक है, तो क्या ए लायबल होगा? ए कहेगा मुझे क्या पता था कि ये जेड इंजर्ड हो जाएगा इससे, मैं इसके लिए लायबल नहीं हूं क्योंकि टू रिमोट हो गया। कोर्ट कहेगा ऐसा कुछ नहीं है, ये टू रिमोट तो है बट प्रॉक्सिमेट है। तुम्हें पता था कि तुम भीड़ में ये फेंकोगे,
बी नहीं तो कोई ना कोई तो इंजर्ड होगा ही होगा इससे, ठीक है। अब जेड हुआ, वो टू रिमोट तो है लेकिन प्रॉक्सिमेट है, तुम्हें पता था कि कोई ना कोई इंजर्ड होगा। चलिए समझ में आया। तो अब ये टू रिमोट होगा कि नहीं होगा, रिमोटनेस ऑफ डैमेज को जानने के लिए दो टेस्ट लिखे गए हैं, ठीक है। टू टेस्ट टू डिटरमाइन remoteness of damages। क्या है भाई? पहला टेस्ट है टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट। इसको हम टेस्ट ऑफ पॉसिबिलिटी भी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। चलिए क्या है भाई ये देखिए, सबसे पहले इन्होंने कौन सा टेस्ट लिखा? इन्होंने लिखा टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट। क्या होता है ये? एक्चुअली में क्या होता है, इसको टेस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। चलिए क्या होता है ये कि भाई जितना आदमी फोरसीन कर सकता है कि मेरे एक्ट के ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ठीक है, कोई भी आदमी जितना फोरसीन कर सकता है कि भाई अब उसने मान लीजिए जलता हुआ पटाखा फेंक दिया, ठीक है, तो अब ये तो फोरसीन कर सकते हैं ना कि इससे कोई ना कोई इंजर्ड होगा, तो जितना आदमी फोरसीन कर सकता है उतने के लिए लायबल होगा, ठीक है। कहने का मतलब जितना जब फोरसीन नहीं कर सकता जिस एक्ट के लिए, तो फिर वो लायबल नहीं होगा। चलिए आप लिख लीजिए, लिखिए इसमें, इफ द consequences of a wrongful act could have been foreseen by a reasonable man, they are not too remote। ठीक है, अगर फोरसीन हो सकता है तो वो टू रिमोट नहीं माना जाएगा, और टी रिमोट नहीं माना जाएगा तो फिर वो लायबल होगा। ये टेस्ट जो है ये एक्चुअली में क्या हुआ था, ये टेस्ट 1921 से पहले था ये, ठीक है। अभी आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ, इसमें दो तीन केसेस में ही अप्लाई हुआ था। रिग्बी वर्सेस हैविट एंड ग्रीनलैंड वर्सेस चैपलिन। चलिए इन दो केसेस में ये टेस्ट अप्लाई भी हुआ था, लेकिन क्या हुआ, एक टेस्ट आ गया टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस। अब ये क्या है भाई, देखिए एक केस था, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, री पॉलीमिस एंड फर्नेस WITHY विधि एंड कंपनी एंड कॉर्पोरेशन 1921। क्या हुआ, री पॉलीमर्स, शॉर्ट में से री पॉलीमर्स केस कहते हैं, ठीक। क्या हुआ, 1921 में एक केस आया री पॉलीमर्स केस। इसमें क्या हुआ, कोर्ट ने कहा देखो टेस्ट ऑफ, इसमें कोर्ट ने, सिंपल सी बात ये है, री पॉलीमर्स केस में कोर्ट ने टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट को या टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसीन को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या होगा, टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस होगा, कि अगर रॉन्ग डूअर जो है जितने भी उसके डैमेज डायरेक्ट लिंक होंगे, ठीक है, उसके एक्ट से जो डैमेज डायरेक्ट लिंक होंगे उन सब के लिए वो लायबल होगा, जिसको ही ये टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस बोलते हैं। हाँ जी, तो हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग री पॉलीमर्स केस देख रहे थे। तो इसमें क्या हुआ था, चलिए आप इसमें लिख लीजिए पहले, ठीक है, थोड़ा लिख लिया करिए क्योंकि ये मेंस में भी बहुत आता है, ठीक है, थोड़ा नोट्स वोट्स भी तैयार हो जाएंगे। चलिए लिखिए, द कोर्ट, ये वाले केस में लिखना है हम लोग को, री पॉलीमर्स केस में, द कोर्ट
rejected the test of reasonable foresight and applied the test of directness. According to the test of directness, a person is liable for all the consequences, for all the direct consequences of his wrongful act, whether he could have foreseen them or not. Because consequences which is directly follow a wrongful act are not too remote. ठीक है, चलिए अब ऐसी क्या नौबत आ गई थी इस केस में जो कोर्ट को रीजनेबल फोरसाइट को रिजेक्ट करना पड़ा। अरे भाई इसके फैक्ट ऐसे थे कि ये टेस्ट जो है अप्लाई नहीं हो पा रहा था। वहां पे क्या थे फैक्ट? इस केस में क्या हुआ था, इस केस में ये अरे इस केस में क्या हुआ था, इस केस के फैक्ट ये थे कि डिफेंडेंट जो था वो एक शिप को रेंट पे लेके जाता है और उसमें टिन कंटेनर जो भरे होते हैं उसके अंदर पेट्रोल और भी ऐसी चीजें होती हैं जो जिसमें आग आसानी से लग जाती है। ठीक है, तो क्या होता है जब वो शिप जा रहा था तो उसमें से कुछ टीनें जो हैं लीक करने लगी, पेट्रोल उसी शिप में थोड़ा सा स्टोर हो गया। ठीक है, तो डिफेंडेंट जो था जो शिप लेके जा रहा था उसके सर्वेंट ने उसके नेग्लिजेंस से क्या हुआ, स्पार्क हुआ और उसमें आग लग गई और पूरा शिप जल गया। ठीक है, तो जो ऑनर ऑफ द शिप था प्लेंटिफ, उसने केस किया कि देखिए भाई ये जो है लायबल होंगे। ठीक है, तो कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि देखिए इस पहली बात तो टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, दूसरा टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस को अप्लाई कर दिया कि भाई डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस था ना, इसलिए कोर्ट ने कहा देखो भाई डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस है इसलिए इसमें ये लायबल होगा। अब क्या हुआ, जो इसमें केस लिखा गया ना ये 1921 में, ये रूल जो था टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस ये अच्छा खासा चलता रहा। ठीक है, प्रिवलेंट ये चलता रहा कब तक, 1961 तक। तो 1961 तक तो ये चलता रहा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक केस आ गया, कौन सा, तो केस को मिटाते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया? कौन सा आया केस, वैगन माउंट। चलिए भाई वैगन माउंट भी देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। रीपॉलीमर्स और वैगन माउंट, रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस के इतने इंपॉर्टेंट केस हैं कि कम से कम हजारों बार पूछे गए होंगे अभी तक। ठीक है, पूरा केस का नाम क्या है, ओवरसीज टैंक शिप यूके लिमिटेड वर्सेस मोर्स डॉक MORTS डॉक इंजीनियरिंग एंड कॉर्पोरेशन एंड 1961। क्या हुआ इस केस में, देखिए हुआ था अभी तक क्या चल रहा था, टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस चल रहा था ना। तो कोर्ट ने इसमें कहा इस केस में क्या कि जो टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइटनेस था, फोरसाइटनेस जो था वो ज्यादा सही था। ठीक है, और रिजेक्ट टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस, और इसमें टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। ठीक, क्यों, क्योंकि इस केस के फैक्ट ही ऐसे थे कि वो कंफ्यूज हो गए कि टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस कैसे लगा सकते हैं हम। इस केस को किसने देखा था, प्रीवी काउंसिल ने, प्रीवी काउंसिल ने देखा था इस केस को। चलिए इसमें क्या हुआ था इसके फैक्ट देखते हैं। क्या हुआ, सिडनी पोर्ट पे ये जो केस है इसको हम लोग वैगन माउंट केस भी कहते हैं, क्योंकि वो शिप जो था उसका नाम था वैगन माउंट, वैगन माउंट पॉपुलरली नोन एज वैगन माउंट केस। चलिए
अब क्या हुआ था इस केस के फैक्ट में, ये वैगन माउंट जो शिप था ना, वो सिडनी के पोर्ट पे क्या हो रहा था, उसमें पेट्रोल भरा जा रहा था, पेट्रोल या डीजल जो भी कुछ हो भरा जा रहा था। तो वहां के कुछ सर्वेंट की नेग्लिजेंस से क्या हुआ, वो पेट्रोल अच्छा खासा लीक हो गया, ठीक है, और वो बहता बहता कहाँ पहुंच गया, मॉर्स डॉक एंड इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्या था ये, एक वर्कशॉप थी जिसमें क्या होता था, शिप जो है रिपेयर होते थे। तो जहाँ पे सिडनी पोर्ट से जहाँ पे वैगन माउंट में पेट्रोल भरा जा रहा था, वहां से वो लगभग 600 फीट दूर था, ठीक है। तो समुद्र में क्या हुआ, पेट्रोल फैल जाने की वजह से वो बहते 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 लगभग 60 घंटे में यहाँ तक पहुंच गए। इसका जो शिप का जो वर्कशॉप था, वहां पर रिपेयरिंग शिप की हो रही थी, वेल्डिंग होती थी, जिससे क्या चिंगारी निकलती थी। तो उन्हें तो पता नहीं था कि इसमें पेट्रोल भी बह के आ रहा है। तो वो लोग वर्कशॉप वहां चल रहा था, एकदम आग पकड़ लेता, उसकी पूरी वर्कशॉप जल जाती है। वो केस करता है ओवरसीज टैंकशिप के ऊपर कि भाई आप सारे कॉन्सिक्वेंसेस के लिए लायबल हैं, क्योंकि पहले क्या लगता था, टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस। तो ये कोर्ट में कहता है कि माय लॉर्ड, हम तो ये अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे कि वहां पर शिप लोड हो रहा है और कहीं 600 मीटर दूर, 600 फुट दूर कहीं पर कोई होगा, कोई वर्कशॉप होगी जिसमें आग लग जाएगी, सो भी 60 घंटे बाद। तो कोर्ट ने कहा ये तो बात तो ठीक है, ठीक है, कि कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। तो कोर्ट को रियलाइज हुआ कि वो रीजनेबल फोरसाइट वाला जो टेस्ट था वो ज्यादा अच्छा था, किससे, डायरेक्टनेस से। तो उन्हें डायरेक्टनेस को हटा दिया और फोरसाइटनेस को फिर से आजमा लिया। चलिए, फैक्ट तो मालूम हो ही गए केस के। अब ये जो डिसीजन था प्रीवी काउंसिल ने दिया था, लेकिन इसको हाउस ऑफ लॉर्ड ने भी एक्सेप्ट किया। इसके बाद से 1961 के बाद से क्या हुआ, हम लोग टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट को ही, चाहे इंडिया हो चाहे यूके हो, दोनों ही टेस्ट ऑफ फोरसाइट को आफ्टर 1961 इसी को ही अप्लाई करते हैं, ठीक है। जब भी अगर कोई रिमोटनेस ऑफ डैमेज की बात आएगी तो हम इसी टेस्ट को अप्लाई कर। चलिए सर, इसमें दो टेस्ट थे ना। तो पहला टेस्ट था जो रीजनेबल फोरसाइट, पहले तो रीजनेबल फोरसाइट लगाया हम लोगों ने, ठीक है, इसको रिजेक्ट कर दिया गया। कौन से केस में, रीपॉलीमर्स में क्या कहा कि ये टेस्ट नहीं अप्लाई होगा। उन्होंने कौन सा टेस्ट बताया, डायरेक्टनेस, ठीक है। अब डायरेक्टनेस को कौन से केस में रिजेक्ट किया गया, डायरेक्टनेस को ये वैगन माउंट, ठीक। अब वैगन माउंट ही इसमें बोला गया रीजनेबल फोरसाइट जो पहले वाला था वही सही है, रीजनेबल फोरसाइट ही सही है। समझ में आई बात। अब यही अप्लाई होता है 1961 से, यही अप्लाई होता है, और 1961 तक डायरेक्टनेस अप्लाई होता था, ठीक। चलिए, इतना सा ही कॉन्सेप्ट है। अब उसके बाद से बहुत सारे केसेस में हम लोग ने टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस, टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइटनेस लगाया। कौन कौन सा, ह्यूज वर्सेस HUGHES वर्सेस लॉर्ड एडवोकेट, दूसरा मिसेस लिम्पर्ड वर्सेस लंदन ओमनिबस कंपनी। क्या हुआ था इन दोनों केसेस में, इन दोनों केसेस में ही हम लोग ने टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट लगाया, क्योंकि अब ये 1961 के बाद यही तो अप्लाई होगा, आज तक यही अप्लाई हो रहा है। चलिए, अब इन दोनों के ह्यूज वर्सेस लॉर्ड एडवोकेट में क्या हुआ था, ये जो टेलीफोन के एम्प्लॉयज जो थे वो लोग अपना काम कर रहे थे। क्या कर रहे थे, उन्होंने एक होल खोदा, वो टेलीफोन की कुछ रिपेयरिंग चल रही थी, तो एक बड़ा सा गड्ढा खोद दिया। तो अब रात हो गई, तो उन्होंने वहां पर कुछ इंस्ट्रक्शन लाइट लगा के और थोड़ा सा कपड़ा वपड़ा लगा के और वो लोग चले गए, ठीक है। उसमें लैंप वैम्प भी लगा दी कि भाई रात में कोई आए तो उसे दिख जाएगी यहाँ पर गड्ढा है, ठीक है। एक 8 साल का बच्चा वहां खेल रहा था, ठीक। अब वो क्या होता है, गड्ढे में गिर जाता है, साथ में लैंप लेके गिर जाता है। लैंप लेके गिरने से क्या होता है, उसके अंदर कुछ गैसेज होती हैं जिसमें आग लग जाती है और बच्चा बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। मतलब गिरने से इतना इंजर्ड नहीं होता, लेकिन वो लैंप लेके गिरा तो उसमें और
कुछ गैसें थी जिसमें उसमें आग लग गई, जिससे वो ज़्यादा इंजर्ड हो गया। तो कोर्ट ने कहा कि देखो भाई, अगर सिमिलर इन काइंड है, ठीक है, आपको ये तो पता था कि कोई इसमें गिर जाएगा तो उसके चोट आ जाएगी, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि भाई उसमें कुछ ऐसी गैसेस भी होंगी जिससे और ज्यादा चोट हो जाएगी। तो कोर्ट ने कहा ये कुछ नहीं होता, अगर चोट आ सकती है, ऐसे चांसेस थे, तो सिमिलर इन काइंड में फिर चाहे उससे ज्यादा ही वो इंजर्ड हो जाए, आप सबके लिए लायबल होंगे। ठीक, इतनी बात, क्योंकि आप रीजनेबल फोर्स ही कर सकते थे कि भाई इसमें कोई गिर जाएगा, आपने सही से प्रिकॉशन नहीं लिए। दूसरा, मिसेस लिम्पर्ड वर्सेस लंदन ओमनिबस कंपनी में क्या हुआ था, एक लेडी थी मिसेस लिम्पर्ड, तो उनके अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन कुछ अच्छे नहीं चल रहे थे। ठीक, तो उसी दौरान क्या होता है, उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है जिससे उनकी बॉडी डिसफिगर हो जाती है, मतलब थोड़ी छोटे छोटे ऐसी आती है जिससे बॉडी डिसफिगर हो जाती है। तो उसके बाद कुछ समय बाद उनका हस्बैंड उन्हें डाइवोर्स मतलब छोड़ देता है। ठीक, अब वो केस करती हैं लंदन ओमनिबस में दो चीजों के लिए, एक तो जो डिसफिगरमेंट मेरे साथ हुआ उसका तो पैसा दो, और दूसरा जो मैंने जो अपने हस्बैंड की कंपनी, जो मेरे हस्बैंड की कंपनी छूट गई है उसका भी दो। तो कोर्ट कहती है देखिए, ये रीजनेबल फोरसाइट, जब हम रूल टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट लगाएंगे तो इसमें ये तो कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है कि आपका हस्बैंड इसलिए छोड़ देगा, और दूसरी बात, आपके रिलेशन तो पहले से ही अच्छे नहीं चल रहे थे। ठीक, तो कोर्ट कहती है सिर्फ आपको जो डिसफिगरमेंट हुआ है उस पर जो खर्चा आया सिर्फ उसके लिए डिपेंडेंट लायबल होगा, और अब हस्बैंड की कंपनी छोड़ गई ये थोड़े वो सोच सकता था, और उसका दूसरा भी रीजन है कि आपकी पहले से ही अच्छी नहीं बनती थी। ठीक, चलिए, तो ये हम लोग का रिमोटनेस ऑफ डैमेज हो गया। इसमें क्वेश्चन क्या क्या आते हैं, पूछा जाता है कि टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोर्सनेस किस केस में इसको बताया गया था, तो वैगन माउंट केस, या रीजनेबल फोर्सनेस किस केस में रिजेक्ट किया गया था, रीपॉलीमर्स केस, या टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस किस केस में आया था, रीपॉलीमर्स केस, या टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस किस केस में रिजेक्ट किया गया था, वैगन माउंट या ओवरसीज टैंक शिप। वैगन माउंट ओवरसीज टैंक शिप एक ही केस है, ठीक है, ओवरसीज टैंक शिप में ही इसको वैगन माउंट केस कहते हैं। क्यों? क्योंकि शिप का नाम वैगन माउंट था। चलिए, और तो कुछ है नहीं, चलिए फिर ठीक है, थैंक यू।